नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए 50 साल पहले एक ऐसा देश जहां लार्ज स्केल पर गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हो, क्राइम्स हो, दंगे देखे जा रहे हो और बड़ी तादाद में जनसंख्या और इलिटरेसी हो, स्लम से भरा पड़ा हो, ड्रग्स की प्रॉब्लम हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 50 साल में ही ऐसा देश दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो जाता है, और वो भी तब जब उसके पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज है और ना ही एग्रीकल्चर के लिए कोई जमीन। एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसकी लोकेशन अगर आप मैप पर ढूंढना चाहें तो बिना दूरबीन के शायद ही देख पाएं। जी हां दोस्तों, हम एक ऐसे ही देश की बात कर रहे हैं जो साल 1965 में कुछ ऐसी ही भारी भरकम समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन सिर्फ 25 साल में ही सिंगापुर में इतने भयंकर बदलाव देखने को मिलते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सिंगापुर ने साल 2010 में एशिया में हाईएस्ट 15% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल की थी और साल 2014 में सिंगापुर ने पर कैपिटा इनकम के मामले में चौथा नंबर हासिल किया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगातार 9 साल तक सिंगापुर को बिजनेस करने के मामले में सबसे अच्छे देश के रूप में रैंक किया था। इसके अलावा सिंगापुर ने सोशल पैरामीटर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में जबरदस्त प्रोग्रेस हासिल की थी और इस तरह सिंगापुर एक हाईली डेवलप्ड और एक हाई इनकम वाला देश बन जाता है। आज के दिन दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल, वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम, एशिया का नंबर 1 देश। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? कौन है सिंगापुर की इस चमत्कारी कहानी का हीरो? तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में सिंगापुर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody is going to knock it down. The Republic of Singapore was born. दोस्तों, सिंगापुर एक छोटा सा नेशन है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों को आप मैप पर इजीली देख सकते हो, लेकिन सिंगापुर को मैप पर ढूंढने में आपको मशक्कत करनी पड़े शायद। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश छोटे छोटे 60 आइलैंड से मिलकर बना है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका टोटल एरिया दिल्ली के टोटल एरिया से भी आधा है, लेकिन इस छोटी सी जगह पर 57 लाख लोग रहते हैं और इस तरह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 9527 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि सिंगापुर में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 9527 लोग रहते हैं। सोचिए कितना ओवर पॉपुलेटेड देश होगा सिंगापुर। यहां पर जो लोग इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड मानते हैं उनके लिए बता दूं मैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी साल 2024 में सिर्फ 438 है। यानी कि इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 438 लोग रहते हैं। और इस तरह जो लोग ये मानते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड देश है, तो ये सरासर गलत है। This tiny island nation is smaller than New York City, but it's the wealthiest country in Asia and one of the richest in the world. सिंगापुर को द लॉयन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और वो इसलिए क्योंकि सिंगापुर का जो नाम है उसका ओरिजिन संस्कृत शब्द से लिया गया है। संस्कृत में सिंह का मतलब होता है लॉयन और पुर का मतलब होता है सिटी, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर को एशिया के 4 हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाता है, जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 देशों में शामिल हैं साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन चारों ही देशों की जीडीपी और पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। सिंगापुर एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वहां के लोग किस तरह से रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया को ही देख लीजिए, कभी लोग बाबर की कब्र खोदने की बात करते हैं तो कभी औरंगजेब की कब्र खोदते हैं। डेवलपमेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है। सिंगापुर में मेजर 5 रिलीजन के लोग रहते हैं और ये हैं बुद्धिस्ट, मुस्लिम, टाओइस्ट, हिंदू और क्रिश्चियन। दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर उन लोगों का है जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा एथनिसिटी के नाम पर भी सिंगापुर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर 74% चाइनीज लोग रहते हैं, 13.5% मलयास और 9% इंडियंस हैं। इंडियंस में तमिल, तेलुगु और बंगालीज सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा 3% यूरोपियन और अरेबियन लोग भी शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सिंगापुर हमेशा से ही इसी तरह की डाइवर्सिटी वाला देश रहा है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सदियों से सिंगापुर को एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाइनीज, जापानीज, इंडियंस, अरब्स, मलयस और थाई ट्रेडर्स के द्वारा यहाँ से सामान को अलग अलग देशों में भेजा जाता था। हिस्ट्री में यहाँ पर एक इंडोनेशियन महाराजा का कब्जा रहा है, फिर पोर्चुगीज का कब्जा रहा था, उसके बाद डचेस ने कब्जा कर लिया और फिर साल 1819 में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री मारी। यस, जब इंपीरियलिज्म की बात हो रही हो तो ब्रिटिशर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। थॉमस रेफर्स नाम के एक अंग्रेज ने जौहर के सुल्तान से सिंगापुर को खरीद लिया और इसे एक फ्री पोर्ट बना दिया। मतलब यहाँ पहुंचने वाले जहाजों से ना तो कोई फीस वसूली जाएगी और ना ही किसी तरह का टैक्स इंपोज किया जाएगा। साल 1869 जब स्वेज कैनाल को ओपन कर दिया जाता है तो अब यूरोप पहुंचने वाले जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर नहीं जाना पड़ता। अब वे स्वेज कैनाल होकर के सीधे यूरोप पहुंच सकते हैं, जिससे अब टाइम और पैसा दोनों की बचत हुई। यही वजह है कि सिंगापुर में अब और भी ज्यादा जहाज आने लगे। ज्यादातर जहाज सिंगापुर को एक रिफरेंस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन मलेशिया के काफी नजदीक होने के कारण सिंगापुर अब एक रबर प्रोसेसिंग हब भी बन गया था, क्योंकि इस टाइम तक आते आते मलेशिया में रबर और टिन 2 इंडस्ट्री काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन इसी समय सिंगापुर में ड्रग एडिक्शन भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। दरअसल ब्रिटिश लोग बंगाल में ओपियम यानी अफीम उगाते थे
और उसे प्रोसेसिंग के लिए सिंगापुर लाया जाता था और इस प्रोसेसिंग के काम के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा चाइनीज लोगों को लगाया गया था। वैसे भी यहाँ पर जो ओपीएम लाई जाती थी वो बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी की थी। इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे चाइनीज लोग अपने घरों से बहुत दूर रह रहे थे और चूंकि एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था तो ये चाइनीज लोग ड्रग एडिक्ट बन गए। बड़ी संख्या में ओपीएम एडिक्ट देखने को मिले सिंगापुर में। साल 1941 में ओपीएम एडिक्ट लोगों की संख्या सिंगापुर में 16,000 से ज्यादा थी, जिसकी वजह से सिंगापुर में बड़ी संख्या में क्राइम देखने को मिले। लोग डकैती, हत्या और चोरी जैसे क्राइम करने लगे और ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। German bombers attack British cities like Coventry and London. 15 फरवरी 1942 जापानीज फौज के द्वारा सिंगापुर और मलेशिया पर अटैक किया जाता है और इन देशों के द्वारा जापान के सामने सरेंडर कर दिया जाता है। अगले 3.5 साल तक सिंगापुर पर जापानीज रूल रहता है। जापानीज रूल के दौरान सिंगापुर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लोगों की हत्या, लूटपाट और प्रोस्टिट्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बड़ी संख्या में सोल्जर्स को बंदी बना लिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। हजारों की संख्या में औरतों को कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया से सिंगापुर में लाया जाता है और वो जापानीज सोल्जर्स के लिए मौजूद होती हैं। इसी बीच ड्रग्स की प्रॉब्लम भी बड़े स्केल पर देखने को मिलती है सिंगापुर में। साल 1945 जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 को हार जाता है और सिंगापुर को छोड़कर जाता है तो उस टाइम ओपीएम एडिक्ट लोगों की संख्या सिंगापुर में 30,000 से ज्यादा थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम तक सिंगापुर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चारों तरफ क्राइम है, वायलेंस है, स्लम की प्रॉब्लम है और एक बर्बाद हुआ देश। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है और सिंगापुर को एक बार फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बेसिक नीड की चीजें जैसे कि गैस, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर किया जाता है। लोगों के लिए कैंटीन खोली जाती हैं ताकि भुखमरी की प्रॉब्लम से डील किया जा सके। यही वजह है कि सिंगापुर के लोग अपने मन में ब्रिटिशर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सिंगापुर में ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन जापानीज के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए थे। इसी बीच जुलाई 1945 जब सिंगापुर में गवर्नमेंट चेंज होती है, कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है और लेबर पार्टी सत्ता में आती है। लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी और धीरे धीरे सिंगापुर को आजाद करने की कोशिश की जाती है। वैसे भी ये वो टाइम था जब एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। अगर इतिहास में झांककर देखा जाए तो भारत में भी गांधी जी की लीडरशिप में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि एक ही झटके में सिंगापुर को एक आजाद मुल्क बना दिया गया हो या एक ही झटके में सिंगापुर को आजादी दे दी गई हो। नहीं, यहाँ पर आजादी की प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे हुई थी। इसकी शुरुआत होती है साल 1948 में जब सिंगापुर में इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीटों पर कराए गए थे और इसी बीच सिंगापुर में कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है जिसमें 2 बार इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए थे, एक साल 1955 में और दूसरा साल 1958 में। साल 1959 जब सिंगापुर में फुल स्केल पर इलेक्शन कराए जाते हैं और यही वो साल था जब सिंगापुर को एक यंग और विजनरी लीडर मिलता है जिसने आने वाले 25 साल में सिंगापुर को पूरी तरह से बदल डाला। दुनिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही देश है जो साल 1965 में भुखमरी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो दोस्तों यहां से होती है सिंगापुर में क्रांतिकारी बदलावों की शुरुआत। कौन थे ये यंग और विजनरी लीडर और उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए जो दुनिया देखती रह जाती है। Hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. तो जब 1959 में सिंगापुर में फुल स्केल पर इलेक्शन कराए जाते हैं तो इस इलेक्शन में जीत होती है पीपल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी की और 31 साल के ली क्वान यू एक यंग और विजनरी लीडर सामने आते हैं। उस समय ली क्वान यू पीएपी के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। इलेक्शन के बाद उन्हें सिंगापुर का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन उनके मन में एक डाउट था। चूंकि सिंगापुर ऑलरेडी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, वायलेंस और ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, तो उनको लगता था कि सिंगापुर आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वैसे भी इस देश के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे और इनकी जमीन भी बंजर थी। When Singapore became independent in 1965, the first Prime Minister Lee Kuan Yew and other founding leaders recognized it had an economic problem. It had no natural resources. ऐसे में ली क्वान यू ने डिसाइड किया कि सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो साल 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज भी कर दिया जाता है, लेकिन इस मर्जिंग से ना तो मलेशिया की सरकार ही खुश थी और ना ही सिंगापुर के लोग। मलेशिया की सरकार तो इससे इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि मलेशिया की सरकार नहीं चाहती थी कि एक सिंगापुर की पार्टी मलेशिया के होने वाले इलेक्शंस में आकर के कॉन्टेस्ट करे। दूसरी तरफ सिंगापुर के लोग इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि जो मर्जिंग एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक सिंगापुर अपने टोटल रेवेन्यू का 40% मलेशिया की गवर्नमेंट को देगा, जबकि सिंगापुर की पॉपुलेशन दोनों देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन का केवल 17% ही थी। इसलिए सिंगापुर के लोगों को यह बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगा। इसके अलावा मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग सिंगापुर के जो मलेज लोग थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, जबकि बाकी चाइनीज और नॉन चाइनीज लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था जो कि उन्हें कतई पसंद नहीं आया। They want a Malay Malaysia where the Malays are on top, in charge of everything. We wanted gradually, not immediately, a Malaysian Malaysia where as citizens we share the burden and the rewards. और इन्हीं वजहों से सिंगापुर में कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी। देखते ही देखते सिंगापुर सिविल वॉर की ओर बढ़ने लगा और बड़े स्केल पर दंगे भी देखे गए। At each other, so I wedged my soldiers in between them and we fired a few tear gases.
इन दंगों की वजह से 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो जाता है और एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। दूसरी तरफ इस टाइम तक ब्रिटिशर्स भी सिंगापुर को पूरी तरह छोड़कर नहीं गए थे, थोड़ा बहुत कंट्रोल अभी भी सिंगापुर के ऊपर ब्रिटिशर्स का बना हुआ था। तो ऐसे में 1967 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 1970 में वो अपनी पूरी सेना को सिंगापुर से विड्रॉ कर लेंगे और पूरी तरह से वे देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन असल में सिंगापुर अभी भी उस हालात में नहीं था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सिंगापुर को छोड़कर जाएं, क्योंकि सिंगापुर की डेवलपमेंट में ब्रिटिश आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे में ली कुआन यू ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए, हमें ट्रांजिशन के लिए कुछ और दिन चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ली कुआन यू की ये बात मान लेती है और नेक्स्ट डेडलाइन रखी जाती है 1971। अब पीएम ली कुआन यू के पास 4 साल थे देश को संभालने के लिए। एक ऐसा देश जो भारी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अब ऊपर से यहाँ पर दंगे भी देखने को मिल रहे थे और इस देश के पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। कैसे इस देश को सही राह पर लाया जाए, यहाँ से शुरू होती है दोस्तों सिंगापुर बनने की कहानी और इसके असली हीरो हैं ली कुआन यू। बिना देर किए वे तुरंत कदम उठाते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में शांति बनाने के लिए आसियान ग्रुप की स्थापना करते हैं 1967 में, ताकि दूसरे देशों के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड एक साथ बैठते हैं ताकि इस पूरे रीजन को एक साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ा जा सके और जो भी टेंशंस के मुद्दे हैं उन्हें शांति से निपटाया जा सके। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू अच्छी तरह जानते थे कि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक इस रीजन का या अपने देश का विकास नहीं किया जा सकता। अब देश की सिक्योरिटी के लिए आर्मी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी को देखते हुए ली कुआन यू उसी साल नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं और हर वो लड़का जो 16 साल से ऊपर है उसे नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना होगा। बेसिकली हर 18 साल के लड़के के लिए जरूरी था कि उसे कुछ सालों के लिए आर्मी, डिफेंस फोर्स या फिर नेशनल सर्विस के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर किसी देश को सही मायने में डेवलप बनना है तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और सिंगापुर ने यही किया। देश में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी लागू कर दी गई। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड लेवल का बनाया, बहुत ही अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाने पर फोकस किया गया और पब्लिक एजुकेशन को ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड किया गया। एंड केवल एजुकेशन देने भर से काम नहीं चलता, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं दी जाएंगी तब तक एजुकेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसके लिए सिंगापुर ने वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने यह बहुत जल्द समझ लिया था कि देश में कम्युनल हार्मोनी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि हमारा देश एक मल्टी रेशियल नेशन होगा। हमारा देश ना तो चाइनीज देश होगा और ना ही मलयज। किसी एक धर्म के नाम पर हमारा देश नहीं बन रहा है और ना ही किसी एक लैंग्वेज और ना ही किसी एक कल्चर के नाम पर हमारा देश बन रहा है, बल्कि हमारा देश एक सेक्युलर देश होगा जहां हर एक नागरिक मिलजुल कर रहेंगे। Malays 43%, Malays, Dayaks, Dusun, Borus. Chinese 41%, Indians 10%, the others, Eurasians, Ceylonese and so on. And I say we got to work with each other. No group can oppress the other. We work together. And you want Singapore to remain a sane, stable place. और इस सब के लिए ली कुआन यू ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई, जिसके लिए वो एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी लेकर के आते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनमें सभी लोगों का रेशियो फिक्स्ड किया गया, यानी कि एक बिल्डिंग में 84% चाइनीज, 22% मलयज और 10% इंडियंस और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप के लोग रहने चाहिए, ताकि चाइनीज, मलयज और इंडियंस सभी लोग एक ही बिल्डिंग में मिलजुल कर रह सकें। और ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ताकि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। जनरली होता क्या है कि एक शहर के अंदर लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि ये एरिया हिंदुओं का है और ये एरिया मुसलमानों का। इसी बंटवारे को रोकने के लिए यहां पर एथनिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। अगला कदम जो प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने उठाया वो था स्वच्छ सिंगापुर अभियान, क्योंकि वे जानते थे कि डेवलपमेंट के लिए देश को क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैंपेन 1968 से 1988 के बीच हर 1-2 साल में चलाया जाता था, जिसके अंडर मल्टीपल स्टेप्स लिए गए। हर पब्लिक हाउसिंग के सामने रिसाइकिल बिन लगाए गए, बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और हैप्पी टॉयलेट्स जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। टॉयलेट्स को साफ सुथरा रखने पर स्पेशल फोकस किया गया। साल 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वे च्युइंगम को खाकर यहां वहां थूक देते हैं। इसके अलावा सिंगापुर में कई तरह के कानून भी बनाए गए, जैसे कि अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उस पर भारी भरकम फाइन लगाया जाएगा। अगर कोई पब्लिक में थूकता है, गंदगी फैलाता है, स्मोकिंग करता है तो उस पर पहली बार ऑफेंस करने पर 1000 सिंगापुर डॉलर का फाइन, दूसरी बार ऑफेंस करने पर 2000 सिंगापुर डॉलर का और तीसरी बार ऑफेंस करने पर 5000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगाया गया। और इंटरेस्टिंग ये था कि इन कानूनों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। अगला कदम जो प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने उठाया वो था स्लम्स को खत्म करना।
लगभग 30,000 परिवारों को रीलोकेट किया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, पब्लिक हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई और इन बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और गैस सप्लाई जैसी बेसिक नीड की चीजों को फ्रीली प्रोवाइड किया गया। इसी वजह से सिंगापुर में होमलेसनेस पूरी तरह से खत्म हो गई। साल 2022 में सिर्फ 500 के आसपास लोग ही सड़कों पर रह रहे थे। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि लोग शहरों में सड़कों के आसपास अपनी रेहड़ी लगाकर फल सब्जियां वगैरह बेचते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये लोग शहर की लुक को गंदा करते हैं। तो उनके लिए फूड सेंटर्स बनाए गए ताकि वे एक ही जगह पर फल सब्जियां वगैरह बेच सकें। होलसेल मार्केट्स बनाए गए, नदियों को साफ किया गया और इंडस्ट्रीज को रीलोकेट किया गया। इसके अलावा हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और देश की इमेज को बनाता है, तो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल फोकस किया गया। सरकारी हॉस्पिटल्स बनवाए गए और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भारी संख्या में बेड्स अवेलेबल करवाए गए। बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई जिसके लिए फंड्स अवेलेबल करवाए गए। अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए रोड्स होने चाहिए, हाईवेज होने चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ये भी जरूरी था कि कैसे लोगों को डिस्करेज किया जाए अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी खरीदने से, क्योंकि सिंगापुर जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देश में अगर सभी लोगों के पास गाड़ियां होंगी तो सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेंगी। इसीलिए गाड़ी खरीदने पर बहुत ही ज्यादा भारी भरकम टैक्स इंपोज किए गए। पूरे देश में लिमिटेड संख्या में ही गाड़ियां हो सकती हैं। मान लीजिए कोई नई गाड़ी सड़क पर आएगी तो जो पहले से गाड़ियां हैं उनमें से किसी एक गाड़ी को बाहर करना होगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता से सस्ता बनाया गया। यही वजह है कि आज सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में सबसे सस्ता है। लेकिन सिंगापुर में एक बढ़िया चीज ये थी कि ये जो सब कुछ सरकार के द्वारा जो फ्रीली प्रोवाइड कराया जा रहा है, इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट के द्वारा लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज किए जा रहे हैं। Singapore's corporate tax rate is just 17% and can hit 13.5% or lower for some activities. दरअसल सरकार के द्वारा कई कंपनीज को होल्ड किया जाता है। सरकार कई कंपनीज की मालिक है, तो इन कंपनी से जो भी कमाई होती है उससे लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने देखा कि बाकी के देशों में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसे दूर करने के लिए सरकारी इंप्लॉइज की सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि वो करप्शन के बारे में सोचे ही नहीं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब लोग अपनी सैलरी से खुश होते हैं तो वे ऊपर की कमाई के बारे में नहीं सोचते। यही कारण है कि सिंगापुर आज दुनिया के सबसे कम करप्ट कंट्रीज में शामिल है। और अभी फिलहाल जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं वे दुनिया में सबसे हाईएस्ट सैलरी पाने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। इवन उन्हें यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। इस सब के बावजूद जो भी व्यक्ति करप्शन करता पाया जाता है उसके लिए भारी पेनल्टीज और सजा का प्रोविजन किया गया है। $1 लाख का फाइन और 5 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। और दोस्तों मेजर स्टेप्स की वजह से सिर्फ 25 साल में ही सिंगापुर कहीं से कहीं पहुंच गया। सिंगापुर में इतने बड़े बदलाव देखने को मिले कि दुनिया देखती रह जाती है। साल 2010 में वर्ल्ड बैंक ने सिंगापुर को 15% की हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एशिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंट्री डिक्लेयर किया। आज के दिन दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल, वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ना के बराबर करप्शन और ना के बराबर क्राइम, एशिया का नंबर 1 देश है सिंगापुर। तो दोस्तों ये थी सिंगापुर बनने की कहानी। अगर हमारा देश भी इन स्टेप्स को फॉलो करे, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दें, देश की मीडिया के द्वारा जरूरी मुद्दों को तवज्जो दी जाए, तो हमारा देश भी कुछ ही सालों में डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो सकता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।